हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी में चैप्टर थर्ड हम पढ़ रहे हैं आवर चेंजिंग अर्थ। सो इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको टेक्टोनिक्स प्लेट्स पे लाके छोड़ा था, जिसमें हमने बताया था कि जो अर्थ है, अर्थ का जो क्रस्ट है, इसके छोटे छोटे टुकड़ों में बेसिकली डिवाइड है, जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। अब ये जो टेक्टोनिक्स प्लेट हैं, कुल छोटी और बड़ी मिला करके टोटल हैं कितनी? टोटल हैं 14। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में इतना हमने डिस्कस कर लिया था। अब इस लेक्चर में, नहीं सेकेंड लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार और इन प्लेटों के नाम रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि अभी इसी के बाद हम पढ़ने वाले हैं अर्थक्वेक एंड वल्केनिज्म के बारे में। तो जब तक प्लेट्स के नेम नहीं पता होंगे, इनके लोकेशन नहीं पता होंगे, तो शायद वो समझने में आपको हल्की फुल्की दिक्कत हो। एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट प्लेट ये थी, जिसको बोल रहे हैं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। देख रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, जो अटलांटिक ओशन के एकदम बीचों बीच से जा रही है यहाँ पे, ये हो गई नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। सेकेंड जो प्लेट है, इसको बोल रहे हैं हम साउथ अमेरिकन प्लेट। ये देखिए, ये प्लेट्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये ऐसे ऐसे आके ये पूरी हो गई आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट। थर्ड जो प्लेट है, ये एक ओशियनिक प्लेट है, क्योंकि पूरा का पूरा ये ओशियन है इसके ऊपर में, जिसको बोल रहे हैं पैसिफिक ओशियन प्लेट। फोर्थ जो प्लेट है, ये है अफ्रीकन प्लेट। अब देखिए, पूरा अफ्रीकन प्लेट आ गया इसमें, थोड़ा सा पोर्शन आ गया इसमें अटलांटिक ओशियन का, थोड़ा सा पोर्शन आ गया इसमें इंडियन ओशियन का। तो ये जो प्लेट है, इसको हमने बोल दिया अफ्रीकन प्लेट। नॉर्थ में आएंगे इसके अफ्रीका के, तो यहाँ पे एक प्लेट और मिलेगी, इसमें ये है यूरोप और ये एशिया, दोनों मिला के एक साथ बोलते हैं इसको यूरेशियन प्लेट। तो यहाँ से इसकी बाउंड्री स्टार्ट हो रही है, कहाँ से? ये ग्रीनलैंड के पास से स्टार्ट हो रही है और ये पूरी जापान तक जाती है। ये ग्रीनलैंड से स्टार्ट होकर जापान तक जा रही है। इस प्लेट को हमने बोल दिया यूरेशियन प्लेट। और नीचे आएंगे तो ये देखिए अपना इंडिया है, इंडिया, और यहाँ पे इंडियन ओशियन का हल्का सा पोर्शन, इसको बोलते हैं इंडियन प्लेट। और ये जो इंडियन प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलिया से भी अटैच्ड है। जैसे ये जो प्लेट यहाँ देखिए बाउंड्री से मिली हुई है, अब ये बाउंड्री इंडियन ओशन से आते हुए ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये न्यूजीलैंड हो गया। इनको मिला करके एक ऐसे प्लेट है, इसमें इंडोनेशिया भी आ गया। इस प्लेट को बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। दोनों को मिला के बोलेंगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और अलग अलग बोलेंगे ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई और ये इंडियन प्लेट हो गई। तो ये कुछ मेजर जो है प्लेट्स हैं। अच्छा, नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक और प्लेट मिलेगी, जिसको बोलते हैं अंटार्कटिका प्लेट। ये हो गई अंटार्कटिका प्लेट। अभी प्लेटें मूवमेंट कर रही हैं मेंटल के ऊपर में, जैसे टकराएंगी वाइब्रेशन होगी, जैसे वाइब्रेशन होगी तो बोलेंगे कि अर्थ क्वेक आ गया। क्लियर? अच्छा, एक इसको बोलते हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पे पैसिफिक ओशन प्लेट जो है, ये पैसिफिक ओशन प्लेट है। ये बाउंड्री देखिए, और ये है साउथ अमेरिकन प्लेट है या नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। अब ये जो प्लेटें हैं, हमेशा इनके बीच में लड़ाई होती रहती है, यूँ कहें आपको समझाने के लिए, तो ये प्लेट इस प्लेट से लड़ाई करती रहती है हमेशा। तो इन प्लेट, अच्छा, जब जहाँ लड़ाई होगी वहीं पे वाइब्रेशन होगा, तो इस एरिया में, यानी नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पोर्शन में और साउथ अमेरिका का वेस्टर्न पोर्शन में अर्थक्वेक ज़्यादा आते रहते हैं इस एरिया में, क्योंकि दोनों जो है, ये जो जोन है, दो प्लेटों के ट्रांजिशन जोन पे है। सेम तरीके से अगर इस एरिया में ये देखिए यूरेशियन प्लेट हो गई, तो यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पे इसकी बाउंड्री खत्म हो रही है। जापान, ये जापान है, ये जापान का आइलैंड है बेसिकली। ये हो गया बगल में फिलीपींस हो गया, ये हो गया आपका इंडोनेशिया, और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो पोर्शन है, अगेन ये यूरेशियन प्लेट, और इधर से आ रही है पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन टकराई है किससे? यूरेशियन प्लेट के साथ में। ये जो प्लेटें यहाँ टकराती हैं, तो यहाँ पे भी ट्रांस बाउंड्री पे है, तो इस वाले इलाके में भी अर्थक्वेक और वल्केनिज्म आते रहते हैं हमेशा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोन एरिया है। तो देखिए, यहाँ से ऐसे सर्कल बना और यहाँ से कैसे सर्कल बना, तो ऐसे देखने में नहीं लग रहा है कि रिंग बन रहा है, दोनों को ऐड जोड़ते हैं ऐसे। देखिए मैं समझाता हूँ, ये ऐसे है और ये ऐसे है, दोनों को लाके से जोड़ देंगे तो रिंग बन गया ना। और इस रिंग में अर्थक्वेक भी आ रहा है, और अर्थक्वेक आने के कारण ही वल्केनिज्म होता है। वल्केनिज्म एक सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे कि रॉक्स है ना, रॉक्स क्या होता है कि जब टेम्परेचर के कारण पिघल जाते हैं तो धरती को फाड़ के ऊपर आ जाते हैं, उसी को वल्केनिज्म बोलते हैं। अब जब ये वल्केनिज्म होगा तो आग लगेगी, और आग लग कहाँ रही है? इस रिंग में। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कभी कभार रिंग ऑफ फायर। क्या बोलेंगे? रिंग ऑफ फायर, जो कहाँ मिलेगी? पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलती है। इसी रिंग ऑफ फायर में बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं, नियर अबाउट 70% बोल सकते हैं, 80% वल्केनिज्म और 70% अर्थक्वेक इसी एरिया में आ जाते हैं।
तो एक एक करके पढ़ते हैं। आज अर्थक्वेक पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में वल्केनिज्म के बारे में पढ़ लेंगे। अर्थक्वेक है क्या? अर्थक्वेक इज ए सडन ट्रिमर मतलब वाइब्रेशन हो जाए और द मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच ओरिजिनेट्स नेचुरली एट और बिलो द सरफेस। जो क्या होता है कि नेचुरली अपने आप ही जो है अर्थ की जो सरफेस है वाइब्रेट करने लगते हैं, अर्थ का जो क्रस्ट है वाइब्रेट करेंगे। तो वाइब्रेट ऐसा हो सकता है कि सरफेस पे करें। सपोज करिए हम लोग अपने घर पे हैं तो घर के नीचे फ्लोर हो गई, अब वो वाइब्रेशन जस्ट फ्लोर के नीचे स्टार्ट हो, या फिर हो सकता है उस घर के जहाँ पे हम लोग का रूम है उससे आप समझ लीजिए कि 500 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर नीचे चले जाइए, यानी बिलो द सरफेस चले जाइए। तो वहाँ पे हो सकता है प्लेटों की लड़ाई हुई, तो प्लेटों की लड़ाई हुई वहाँ, लेकिन वाइब्रेशन हमको पूरी धरती के ऊपर तक फील हो रहा है। समझ गए? तो इसको बोलते हैं अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक में रीजन क्या है? रीजन ये है, पहला सडन मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ी हमने, इनकी में जब सभी सडन मूवमेंट हो जाता है तो अर्थक्वेक आ जाती है। तो अर्थ जो हमारा जो अर्थ का सरफेस है इज सब्जेक्टेड टू एंडोजेनिक फोर्सेस। अर्थ के इंटीरियर में जो फोर्सेस लगती हैं ये क्या करती हैं? ऑकर करती हैं हमेशा बीनीथ द अर्थ सरफेस, यानी एंडोजेनिक फोर्सेस अर्थ के सरफेस में हमेशा लगती रहती हैं। ये जो फोर्स हैं इन्हीं फोर्स के कारण जो प्लेटें मूव कर रही हैं एट वेरी स्लो स्पीड। अब प्लेट आई, पैसिफिक ओशियन प्लेट, अटलांटिक ओशियन प्लेट तो है नहीं, अफ्रीकन प्लेट, ये जैसे मूव कर रही हैं, स्लोली मूव कर रही हैं। अब ये मूव करते करते हाउ एवर सडन मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स ट्रिगर एन अर्थक्वेक। प्लेट एक इधर से आई, सपोज करिए प्लेट इधर से आ रही थी, एक प्लेट इधर से आई, दूसरी प्लेट इधर से आई, दोनों टकरा गई। टकराएंगी तो भाई झड़प होगी, तो इसको बोलेंगे कि अर्थक्वेक आ गया। अर्थ के सरफेस पे क्या आ गया? अर्थक्वेक आ गया। ठीक है, अब इस अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए क्या हमारे पास कोई तरीका है? जैसे हमें फीवर लगती है तो थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या अर्थक्वेक अगर आ गई तो आप जानेंगे कैसे? तो जानने के लिए एक मीटर जिसको बोलते हैं सिस्मोमीटर। क्या बोलते हैं? सिस्मोमीटर। अभी जो सिस्मोमीटर है जब इसको हम लगाएंगे ना तो एक ग्राफ बनाता है, इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ, यानी सिस्मोमीटर अर्थक्वेक मापने का एक मशीन हो गया। इसमें जो ग्राफ बनती है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ये अर्थ के मूवमेंट को भी नहीं, उसका जो सपोज करिए कि वाइब्रेशन हुआ उसको मेजर करता है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब अर्थक्वेक है ना, इसमें दो पॉइंट्स बहुत मेन होते हैं, एक होता है फोकस पॉइंट, दूसरा होता है एपिसेंटर। इसको जान लेते हैं। फोकस को हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। मान लीजिए आप जहाँ बैठे हैं अपने रूम में बैठ के ये लेक्चर देख रहे हैं, या फिर लैपटॉप पे जहाँ पे भी देख रहे हो आप लेक्चर, ये आप बैठे हैं तो आपका घर हो गया। अब घर के मान लीजिए कि अचानक से आपका रूम वाइब्रेट हो गया, तो आप यही नहीं बोलेंगे कि अर्थक्वेक आ गया, तो वाइब्रेशन हुआ। अब वो जो वाइब्रेशन हुआ ऐसा नहीं है कि जस्ट आपके कुर्सी के नीचे से कुर्सी ने किसी हिला दिया, ऐसा नहीं होता है। हमेशा वो आप हमें यहाँ फील हो रहा है, यानी हमारी कुर्सी के नीचे फील हुआ कि धरती हिल रही है, लेकिन वो जो प्लेटों ने जो मूवमेंट किया उनके बीच में जो ट्रिगर हुआ वो चीज़ वो अर्थ के नीचे होता है। अर्थ के नीचे यानी उस जहाँ जिस ज़मीन पे हम हैं अभी, सपोज करिए जिस लैंड पे हैं, उसे हो सकता है कि 200-300 मीटर नीचे से प्लेटों की लड़ाई हुई होगी। तो अर्थ के नीचे यानी बीनीथ ऑफ द अर्थ में जहाँ पे भी दो प्लेटें टकराएंगी उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। समझ रहे हैं? क्या हो गया? फोकस हो गया। और जहाँ आपको पैरों के नीचे झटका महसूस हुआ है कि अभी धरती वाइब्रेट की है, उस पॉइंट को बोलेंगे ईपी सेंटर। क्या बोलेंगे? पैर के नीचे आपको झटका फील हुआ कि अरे अर्थ तो वाइब्रेट कर रही है, तो उस पॉइंट को बोल देंगे ईपी सेंटर, जो अर्थ के सरफेस पे होती है। लेकिन एक्चुअल में प्लेटें यहाँ नहीं लड़ी थी, ये लड़ी थी अर्थ के नीचे इंटीरियर में लड़ी थी। तो हो सकता है वो कि 100 मीटर नीचे हो, 200 मीटर नीचे हो, 500 मीटर नीचे हो, डिपेंड करता है लड़ाई हुई कहाँ दोनों लोगों की। तो जहाँ पे भी लड़ेंगे बीनीथ ऑफ द अर्थ में उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फोकस। अच्छा, जहाँ ये फोकस होगा ना, हमेशा इस फोकस एकदम सीधी लाइन खींची अर्थ के सरफेस पे, तो ईपी सेंटर हो गया। तो जहाँ ईपी सेंटर होगा यानी एकदम परपेंडिकुलर, यानी फोकस के परपेंडिकुलर होता है इपिक सेंटर, तो जहाँ पे ये इपिक सेंटर होगा सबसे ज़्यादा नुकसान वहीं होता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, सपोज करिए ट्रेन दो डिब्बे आप पे लड़ें तो दोनों डिब्बे आपस में नहीं चढ़ेंगे, ये दोनों लोग टकराएंगे ऐसे, तो ये ऐसे ही नहीं उठेंगे। तो जहाँ पे टकराएंगे वहीं ज़्यादा बवाल होगा। तो यहाँ पे टकराए तो फोकस हो गया, और ये जो ऊपर उठा जहाँ फील हो रहा है कि हाँ लड़ाई हुई, तो उसको बोलेंगे क्या? एपिक सेंटर। ये चीज़ें मतलब
कि फोकस क्या हो गया या हाइपोसेंटर क्या हो गया, इट इज़ द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है। Sudden movement occur deep below the crust or the mantle, causing the tectonic plates to move vigorously। यानी जो सडन मूवमेंट हुआ, इस पॉइंट पे सडन मूवमेंट हुआ प्लेट्स का, और ये क्रस्ट में भी हो सकता है, मैंने बताया डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, या मेंटल में भी हो सकता है। तो ये जहाँ पे भी प्लेटें टकराएंगे उस पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक को क्या बोलते हैं, फोकस या हाइपोसेंटर बोलते हैं, कि हाँ यहीं पे जो है पक्का लड़ाई हुई होगी। अब कंसेंट्रिक शॉक्स निकलते हैं, अब जहाँ पे वाइब्रेशन होगा ना, जैसे यहाँ पे लड़ी तो ऐसे 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 दोनों साइड में ऐसे वेव्स निकलती हैं। इन वेव्स को बोलते हैं कंसेंट्रिक शॉक वेव्स, क्योंकि एक ही जगह से निकल रही हैं। तो ये जो कंसेंट्रिक शॉक्स वेव जो जनरेट होती हैं इस पॉइंट्स पे, ये डिटरमाइन करते हैं एक्सटेंट एंड ऑफ द डैमेज कॉज। यहाँ पे ये अगर मान लीजिए कि ये वेव्स बहुत तेज़ी से निकलें तो अर्थ के सरफेस पे नुकसान भी ज़्यादा होगा, और अगर बहुत धीमे से वेव्स निकलती हैं तो नुकसान भी कम होगा। समझ रहे हैं ये चीज़। अब दूसरा पॉइंट है ईपी सेंटर। अब ईपी सेंटर क्या है, अब ईपी सेंटर जस्ट फोकस के जस्ट ऊपर यानी अर्थ के सरफेस पे इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ईपी सेंटर। इट इज़ द पॉइंट ऑन द अर्थ। ईपी सेंटर हमेशा कहाँ मिलेगा, आप जहाँ बैठे हैं अर्थ के नीचे कह रहे हैं, चेयर पे बैठे हैं, टेबल पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं लेक्चर देख रहे हैं, वहाँ पे वाइब्रेशन फील हुआ, तो जहाँ पे आपके पैरों के नीचे वाइब्रेशन फील हुआ वो पॉइंट क्या कहलाएगा, एपी सेंटर। लेकिन लड़ाई तो कहीं और हुई होगी बीनीथ ऑफ द अर्थ में, उसको बोल देंगे फोकस। तो ये पॉइंट हमेशा अर्थ के सरफेस पे होता है, जो विच इज डायरेक्टली अबव द फोकस, जो फोकस का हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब द पॉइंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एन अर्थ। अब ये जो पॉइंट है ना एपी सेंटर, ये बताएगा कि अर्थक्वेक से नुकसान कितना हो रहा है, कितना कंसंट्रेशन था। अब ये अर्थक्वेक कम आया कि ज़्यादा आया, नुकसान कितना करेगा, तो जिसको नापने के लिए जो तरीका है, जिसको सिस्मोग्राफ हमने बताया, तो क्या मेजर करता है, वो मेजर करता है स्ट्रेंथ एंड मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ एंड मैग्नीट्यूड। अब ये जो स्ट्रेंथ है मैग्नीट्यूड है, इसको भी मेजर करने का एक यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल मार्केट में जाएंगे, आपको ऑनियंस चाहिए तो बोलेंगे ना भैया कि हमें 2 किलो ऑनियंस दे दीजिए। वैसे ही अर्थक्वेक आया तो कितना आया, तो उसको नापने का तरीका बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। क्या बोलते हैं, रिएक्टर स्केल बोल सकते हैं या रिक्टर स्केल्स बोलते हैं इसको। इस पे जो है अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ एंड मैग्नीट्यूड को मेजर किया जाता है। क्लियर। अब मान लीजिए कोई अर्थक्वेक आया और उसको मेजरमेंट करने के बाद पता ये चला कि वो 7 रिक्टर स्केल्स से ज़्यादा था, तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। अगर 7 से ज़्यादा रिक्टर स्केल पे अगर अर्थक्वेक आ गई तो बिल्डिंग से ढह जाती हैं, बिल्डिंग्स ढह जाएंगी, कई लोग मर जाएंगे, ज़मीनें धंस जाएंगी। समझ रहे हैं। अर्थक्वेक्स आर नाउ मेजर यूजिंग द मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल और द सिंपली मैग्नीट्यूड स्केल्स। अब जो अर्थक्वेक जो है जैसे जैसे इन्वेंशंस होते रहते हैं, अब जो है इसको मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल से भी हम इसको नाप सकते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये मेजर कर देते हैं साइज ऑफ द सिस्मिक वेव्स ड्यूरिंग द। एक तो ये तरीका हो गया कि आप रिएक्टर स्केल से पता कर लीजिए स्ट्रेंथ और उसकी मैग्नीट्यूड। दूसरा ये तरीका होगा, उसका ग्राफ देख लीजिए कितनी इंटेंसिटी के साथ है, तो उसको मैग्नीट्यूड स्केल पे उसका सिस्मिक वेव्स का हम ग्राफ देख के भी बता सकते हैं कि आखिर अर्थक्वेक आया कैसे। समझ गए क्या। तो अगर 7 से ज़्यादा होगा तो नुकसान ज़्यादा होगा, लेकिन 7 से कम है, अगर 6 तक भी आ गया तो नुकसान ठीक ठाक अमाउंट में हो जाएगा। लेकिन अगर 5 से नीचे है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अर्थक्वेक उतना नुकसान नहीं कर। जैसे ज़्यादा 5 से 10 सेकेंड के लिए वाइब्रेशन होगी, फिर वो साइलेंट हो जाते हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं करता। तो अब ये जो अर्थक्वेक आई तो लैंड के ऊपर आ गए। अब सपोज करिए ओशियन के फ्लोर पर आ जाए, तो ओशियन में तो पानी है, ओशियन में पानी है। जैसे अपना स्विमिंग पूल थोड़ा दिमाग में इमेजिन करिए, स्विमिंग पूल में जब पानी भरा है तो समझ करिए पानी भरने के बाद में हम उसको पैसिफिक ओशन या अटलांटिक ओशन बोल दिए। लेकिन जब मैं कहूँगा ये ओशियन हो गया अटलांटिक ओशन, तो जब कह रहा हूँ मैं कि अटलांटिक ओशन का फ्लोर यानी सी फ्लोर, तो कहाँ जाना है आपको, उस स्विमिंग पूल की पेंदी पे। कहाँ जाना है, स्विमिंग पूल की पेंदी पे। अब सपोज करिए अब जो अर्थक्वेक आया वो समुद्र की पेंदी पे यानी स्विमिंग पूल की पेंदी पे, उसका जो फ्लोर है उस पर आया। तो जब वो वाइब्रेट करेगा तो स्विमिंग पूल का पानी नहीं वाइब्रेट करेगा,
बिल्कुल करेगा। तो जब स्विमिंग पूल का पानी वाइब्रेट करेगा तो वो ऊपर उठेगा ऐसे, हमसे क्या करेगा, वो ऊपर उठ जाएगा कुछ ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऊपर उठेगा। तो जब ऐसे ऐसे ऊपर उठेगा तो इस लहर को बोलते हैं सुनामी। टी साइलेंट रहता है, क्योंकि अभी हमने देखा ना जापान को, जापान में सुनामी बहुत आते रहते हैं, तो वो जापानीज वर्ड है सुनामी, सुनामी बोलते हैं वो लोग, इसलिए हमने भी कॉपी कर लिया, तो उसको हम लोग सुनामी बोलते हैं जिसमें टी साइलेंट रहता है। समझ गया क्या? तो अगर अर्थक्वेक आ रहा है लैंड पे आएगा तो उसको अर्थक्वेक बोलेंगे, लेकिन अर्थक्वेक अगर सी फ्लोर पे आ गया तो सी वेव्स लगती हैं उठने, तो जब सी वेव्स उठेंगे तो उनको हम सुनामी बोल देंगे। तो इसकी डेफिनेशन कैसे दें? व्हेन द एपिक सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक इज इन द सी बेड, यानी सी है उसके बेड में है, उसके फ्लोर पे अगर ईपी सेंटर है तो क्या होगा, इट कॉजेज ह्यूज टाइडल वेव्स, ये क्या करते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी टाइडल वेव्स को क्रिएट करते हैं, विच कुड विच विच कुड हैव डिवास्टिंग इफेक्ट ऑन द सी सोर्स। अब जहाँ पे भी उठेंगी, मान लीजिए कि इंडियन ओशन की एकदम बीचों बीच हुआ तो नुकसान तो नहीं होगा, पानी ऊपर उठेगा फिर नीचे भी आ जाएगा, लेकिन जो लोग कोस्टल एरियाज में हैं, सी के शोर में, पानी ऊपर उठेगा तो पानी जाएगा कहाँ, ज़मीन पे। तो कोस्टल एरिया में बेचारे जिन लोगों ने घर बनाया है, अपनी दुकानें खोल रखी हैं, उनका तो नुकसान होगा ना, बहुत ज़्यादा नुकसान तो होगा। तो जो सी सोर्स वाले इलाके में बहुत ज़्यादा जो है नुकसान वाला इफेक्ट क्रिएट करते हैं, इसी फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग सुनामी। क्या बोलते हैं? सुनामी। समझ गए क्या? तो इस लेक्चर में हमने अर्थक्वेक के बारे में एंड सुनामी के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे हम